हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है एटम। एटम एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम केमिस्ट्री की बैकबोन भी बोल सकते हैं। अगर हमने एटम के बारे में अच्छे से जान लिया तो हम केमिस्ट्री को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एटम की अगर मैं डेफिनेशन आपको बोलूं तो वो क्या है? एटम जो है, इट इज द टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर। टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम क्या है? टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर। टाइनी जो वर्ड है, यहाँ पे आप स्मॉलेस्ट भी यूज कर सकते हो। एटम जो होता है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है वो क्या है? व्हाट इज मैटर? पहले हम मैटर के बारे में जानेंगे कि मैटर क्या होता है। जो भी मैटर है वो किससे बन रहा है? एटम से। मतलब एटम जो है वो मैटर को बनाने में हमारी हेल्प कर रहा है। एटम जो है वो मैटर में छुपा होता है। तो पहले हम जानेंगे कि मैटर क्या है। मैटर उन चीजों को बोला जाता है जिन चीजों का कुछ मास हो, मतलब उनमें कुछ मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, वो किसी मटेरियल से बनी होनी चाहिए। सेकंड, वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हो। ऑक्यूपाई स्पेस। तो मैटर क्या है? द सब्सटेंसेस, हम इसे बोल सकते हैं द सब्सटेंसेस which occupy space, which occupy space and has mass। जिन चीजों का कुछ मास हो और वो चीजें स्पेस को ऑक्यूपाई अगर कर रही हैं तो वो किस में आएंगी? उनको हम मैटर बोलेंगे। तो हमारे पास मैटर की अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो वो क्या है? मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये भी एक मैटर है, इसका भी कुछ मास है, ये भी कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने है, आपका पीसी। और अगर आप ये वीडियो जो है मोबाइल पर देख रहे हैं तो आपके हाथ में मोबाइल जो है वो एक मैटर है। तो हम मैटर की बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखूंगी। सपोज कर लीजिए मोबाइल, पेन, बुक, एनीथिंग, पीसी, मार्कर, ये सभी जो हैं वो क्या है? मैटर है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ऐसी चीजें हैं हमारे पास जो मैटर नहीं है? यस। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैटर नहीं है वो भी मैं आपको बता दूंगी। वो क्या है? थॉट्स। थॉट्स एक ऐसी चीज है जो मैटर नहीं है। साउंड, उसके बाद फीलिंग, अफेक्शन, और इससे अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो नॉन मैटर होती हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। थॉट, साउंड, फीलिंग, अफेक्शन, ये ऐसी चीजें हैं जो मैटर में कंसीडर नहीं की जाती। तो अभी हमें यहाँ पे मालूम पड़ गया है कि मैटर क्या होता है। जिन चीजों का मास है और जो चीजें स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं उन्हें हम मैटर बोलते हैं। जितना भी मैटर है हमारे पास, हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है वो किससे बनता है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनता है। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ा कि जो भी मैटर है वो किससे बना है? एटम से बना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मीन्स, इसका मतलब क्या है? मीन्स
all matter is made up of atom. एटम के बारे में हमें बहुत ही पुराने समय में मालूम पड़ गया था। अराउंड 400 BC में हमें एटम के बारे में कुछ फिलोसफर ने बताया कि हमारा जो मैटर है, अगर हम उसको पीसेस में कट करते हैं तो एंड में एक ऐसा पीस हमारे पास आता है जिसको हम फर्दर कट नहीं कर पाएंगे। 400 BC में हमारे पास एक बहुत ही ग्रेट फिलोसफर थे जिनका नाम था डेमोक्राइटस, और उनके एक टीचर थे जिनका नाम था ल्यूसिपस। उन्होंने बताया कि मैटर में एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसको हम फर्दर कट नहीं कर पाएंगे। वो इतना स्मॉलेस्ट है कि उसके पार्ट्स बनाने बहुत ही मुश्किल हैं। उन्होंने उस पार्ट को क्या नाम दिया? एटम का नाम दिया। ये ग्रीस में रहते थे, जिस वजह से इन्होंने जो एटम है वो ग्रीक वर्ड रखा। एटम का जो मतलब अगर हम देखें तो वो क्या है? एटम का जो मीनिंग अगर हम देखें तो वो क्या है? अनकटेबल, जिसे हम फर्दर कट नहीं कर सकते, जो कट नहीं हो सकता। आपके नाम का भी कुछ मीनिंग होता है, जैसे सेम वैसे ही एटम का अगर हम मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग क्या निकलता है? अनकटेबल। हमें 400 BC में यही मालूम पड़ा और 1800 AD तक हम यही मानते रहे कि जो एटम है वो अनकटेबल है, जब तक हमारे पास इसके ऊपर फर्दर डिस्कवरी नहीं हुई। हम यही जानते रहे कि हमारे पास जो एटम है वो अनकटेबल होता है। लेकिन कुछ डिस्कवरीज के बाद हमें मालूम पड़ा कि जो एटम है उसके इनसाइड भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो मिलकर एटम को बनाते हैं। तो हमारा जो ये कंसेप्ट था वो क्या हो गया? थोड़ा यहाँ पे गलत होता दिखाई हमें देने लगा आफ्टर डिस्कवरीज। पहले हमने देखा कि एटम जो है उसे हम कट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में हमने देखा कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, हम एटम को कट कर सकते हैं। मतलब उसके इनसाइड भी कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो मिलकर एटम को बना रहे हैं। उन पार्टिकल को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम के इनसाइड प्रेजेंट हैं। इन पार्टिकल्स के नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जिन्होंने मिलकर किसको बनाया? एटम को बनाया। अगर हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? एटम। अगर आपको इन्हें इजीली याद करना है तो आप पेन से इन्हें याद कर सकते हैं। आपके पास पेन तो होगा, सभी पेन यूज करते हैं। आपके हाथ में अगर पेन है, पेन पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, और पेन क्या है? एक मैटर है। मैटर जो है वो किससे बनता है? एटम से बनता है। ये एक सिंपलेस्ट वे है पार्टिकल को याद करने के लिए। उसके बाद हमें अगर इन पार्टिकल्स के बारे में अब हम और जानेंगे, वो क्या है? इन पार्टिकल्स के बारे में अगर हम जानें, पार्टिकल का अब हम मास और चार्ज जानेंगे। इन सब एटॉमिक पार्टिकल का कितना मास है और कितना चार्ज है। पहले हम इसका मास और फिर इसका चार्ज हम जानेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, किलोग्राम। अगर हम इसको ग्राम्स में लिखें तो वो क्या है? 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। सेम प्रोटॉन का अगर हम मास लिखें वो है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, और इन ग्राम्स 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम।
सेम न्यूट्रॉन का जो मास है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम and in grams it is 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो क्या है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है वो ऑलमोस्ट सेम है। एंड सेकंड फैक्ट क्या है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स, जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं वो मैं लिखूंगी, आप नोट कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन is lighter than proton and neutron. Second, the mass of proton and neutron is almost same. उसके बाद बात करते हैं चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। हमारे पास टू टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के पास होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना नेगेटिव चार्ज होता है, वो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड प्रोटॉन का इसके सामने हम माइनस वर्ड, माइनस का जो सिंबल है वो यूज कर सकते हैं। एंड प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो हम यहाँ पे जीरो लिख देंगे। जीरो का मतलब है नो चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी का मतलब यहाँ पे है कूलम। कूलम क्या है, कूलम जो है वो एसआई यूनिट होती है किसकी, टू मेजर द चार्ज। चार्ज को मेजर करने के लिए कूलम एक एसआई यूनिट है। और यहाँ पे हम एक चीज और सीखेंगे, अगर किसी भी पार्टिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे हम -1 से भी लिख सकते हैं, उसके पास एक यूनिट चार्ज है माइनस में। सेम हम इसको लिख सकते हैं +1, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी के पास इससे डबल चार्ज है तो हम लिख सकेंगे उसे -2 के साथ। सेम अगर किसी के पास इससे डबल चार्ज है तो हम उसे लिख सकते हैं +2 के साथ। अगर किसी के पास यहाँ से 3 गुना चार्ज है तो हम उसे -3 से लिख सकते हैं। अगर 4 गुना है तो -4 से लिख सकते हैं। सेम अगर किसी के पास 1.6 इंटू 10⁻19 का 3 टाइम्स चार्ज है तो हम उसे +3 से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास और चार्ज था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या है, इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी होने के बाद ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये पार्टिकल जो है वो एटम में कैसे अरेंज्ड हैं, इन पार्टिकल को एटम में कैसे अरेंज किया जाएगा। तो हमारे पास एटम की कैसी स्ट्रक्चर है जो हमारे सामने आएगी, तो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर एटम के हमारे पास बहुत सारे जो मॉडल्स हैं वो हम देखेंगे। कौन कौन से मॉडल हमारे पास आए जिससे हमें पता चला एटम की स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। हमने देखा कि एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो वो पार्टिकल कैसे अरेंज हैं, तो हम देखेंगे कि एटम में वो पार्टिकल कैसे अरेंज हैं। तो मैं पहले आपको एटम की एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगी, भी उन पार्टिकल्स को हमने कैसे अरेंज किया और हम इस स्ट्रक्चर तक कैसे पहुंचे वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर
एटम की 3 सब पार्टिकल्स से जो मिलकर बनी स्ट्रक्चर वो है, पहले एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ, और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड पाथ में। सपोज कर लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पे लगा लूं, तो हमारे पास जो सेंटर पार्ट है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन जो वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। न्यूक्लियॉन का मतलब है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन collectively called न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ये एटम की एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हम इस स्ट्रक्चर तक कैसे पहुंचे, हमें इन पार्टिकल्स को ऐसे हमने कैसे अरेंज कर लिया, तो हमने ये स्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्ट की, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे पास बहुत से साइंटिस्ट ने अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल हमें दिए। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर मॉडल जो आएगा वो है थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने अपना जो मॉडल है वो 1904 में दिया था। उस टाइम हमारे पास सिर्फ 2 पार्टिकल्स का हमें पता था, एक इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन का, क्योंकि थॉमसन से पहले डाल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने बताया कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, मींस उस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, एटम न्यूट्रल होता है। तो थॉमसन ने अपना मॉडल दिया। थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से जो कैथोड रेज के बारे में पता चला, उसकी प्रॉपर्टी को जानते जानते उसको इलेक्ट्रॉन के बारे में जब पता चला, तो उसने फिर एक एटॉमिक मॉडल दिया। थॉमसन मॉडल के एटॉमिक मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, और इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। थॉमसन के मॉडल का क्या स्ट्रक्चर था? वो था, थॉमसन ने बोला था कि एटम जो है वो एक स्फीयर होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज वो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब पूरे जो पार्ट में पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें कहीं कहीं बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें लगे होंगे, जो कि पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे। उसकी न्यूट्रलिटी जब तक नहीं आएगी उतने उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इसको वाटरमेलन मॉडल क्यों बोला जाता है? आपने अगर वाटरमेलन को कभी काटा होगा तो आप देखोगे कि उसका जो रेडिश पार्ट है वो डिनोट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, एंड उसके जो सीड होते हैं ब्लैक कलर के आपने देखे होंगे वो डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। पुडिंग आपने सभी ने खाई होगी, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की जो डोनेशन बताते हैं, एंड जो पुडिंग पार्ट है वो हमें पॉजिटिव के बारे में बताता है। तो जो पूरा स्फीयर के अंदर जो पार्ट है वो है पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, जो पॉजिटिव पार्ट, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं ये है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से तो थॉमसन ने अपना मॉडल दिया और इसने इसकी न्यूट्रलिटी को भी डिफाइन किया। जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उतना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मॉडल है वो दिया रदरफोर्ड मॉडल।
1911 में रदरफोर्ड जो है वो स्टूडेंट था थॉमसन का। उसने अपने टीचर का जो मॉडल था उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। और रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी हम इसे बोलते हैं। उसने एक एक्सपेरिमेंट में एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या था, उसका सेटअप कैसा था? उसने एक अल्फा पार्टिकल के लिए एक सोर्स लिया, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जिससे अल्फा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं वो यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पे एक उसने स्लिट ली, जिससे स्लिट का यहाँ पे क्या रोल था, मींस वो जो अल्फा रेज यहाँ से निकलेंगी वो सीधी इस स्लिट से आगे जाएं और अपने टारगेट पे इजीली पहुंचे। इसलिए उसने यहाँ पे एक स्लिट बनाई और स्लिट के आगे उसने एक थिन गोल्ड फॉयल रखी, थिन गोल्ड फॉयल। और यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर वे में एक डिटेक्टर लगाया, एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए। जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल की रे निकली तो उसने गोल्ड फॉयल पे बम्बार्डमेंट की। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ से देखा गया कि 99.9% जो रेज थी वो सीधी चली गई। सपोज कर लो मैं यहाँ पे ए पॉइंट लिखती हूँ, 99.9%, और उनमें से 0.1% रेज थी वो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई। और थर्ड जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, इस फॉइल से हम अगर देखें तो 20,000 में से ओनली 1, कुछ बुक्स में 10,000 दिया है, कुछ में 20 है, कुछ में 8 है, तो डिफरेंट आप कोई भी ले सकते हो। 20,000 में से ओनली 1 एक ऐसी रे थी जो वापस आई। तो हम यहाँ पे रदरफोर्ड ने 3 एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस देखी। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, जो ये गोल्ड की फॉइल है वो हमें पता है एटम की बनी होगी। हमने पहले देखा कि कोई भी मैटर है वो एटम से मिलके बनता है, तो गोल्ड भी एक मैटर है जिसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे। अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा एलैबोरेट करूं तो हम देखेंगे, मैं एक एटम को अगर यहाँ पे बनाऊं थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग, थॉमसन ने देखा था कि एटम जो है वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड है और कहीं कहीं पे उस पे इलेक्ट्रॉन है। अगर एटम की स्ट्रक्चर ऐसी होती तो हम देखेंगे अगर वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज्ड होता तो जितनी भी अल्फा पार्टिकल की रेज निकली वो रिपल्शन की वजह से वापस आ जानी चाहिए, सभी की सभी, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव है और रेज भी पॉजिटिव है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि रेज का बहुत लार्ज जो
अमाउंट था वो आगे निकला। इसका क्या मतलब यहाँ पे हम देख पाएंगे कि एटम में बहुत हॉलो स्पेस जो है वो प्रेजेंट होती है। तो रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन से हमें कौन कौन से पॉइंट क्लियर होते हैं कि एटम में बहुत लार्ज हॉलो स्पेस होगी जिसके थ्रू वो 99.9 जो रेज हैं वो पास आउट होती हैं। और जो 0.1 रेज जो डिफ्लेक्ट हुई वो क्या डिनोट कर रही हैं कि एटम में जो रेज पॉजिटिवली चार्ज के पास में से निकली वो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो हमने देखा कि एक ऐसी रे भी थी जिसके जो अपने रास्ते से वापस आ गई। इसका क्या मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल एरिया में प्रेजेंट है एटम में। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो एटम की सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एटम की स्ट्रक्चर आ रही है वो क्या है, अगर हम पॉजिटिव को एक सेंटर में मानकर चलें और इलेक्ट्रॉन को उसके अराउंड मानकर चलें तो ये इलेक्ट्रॉन है सपोज, ये पॉजिटिव चार्ज पार्ट है। तो जो रे इस पॉजिटिव के कांटेक्ट में आई है वो वापस आ गई होगी, और जो इसके पास में से निकली वो डिफ्लेक्ट हुई, और उसके अलावा जो होलो स्पेस में से निकली वो सीधा निकलती गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें एटम की एक स्ट्रक्चर मालूम पड़ी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो रदरफोर्ड ने इस सेंटर को न्यूक्लियस का नाम दिया। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने। और उसने बताया कि एटम में बहुत हॉलो स्पेस प्रेजेंट होती है जिससे वो अल्फा पार्टिकल की रेज हैं वो इजीली पास हो जाती हैं एक्सपेरिमेंट से। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट में हमें इस एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताया। रदरफोर्ड के जो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने एटम की स्ट्रक्चर को देखा। उसने न्यूक्लियस के बारे में हमें बताया। जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था उस वक्त तक हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही पता था, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल न्यूट्रलिटी को तो कंफर्म कर रहा था लेकिन मास के लिए वो उसको कंफर्म नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में हमें बताया। न्यूट्रॉन के बारे में हमें रदरफोर्ड के मॉडल के बाद पता चला। तो जो न्यूट्रॉन होता है, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि इस पे कोई चार्ज तो नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन को अगर हम न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ ऐड करते हैं तो जो ये मास है उसको, जो इम्बैलेंस हो रहा था उसको ये बैलेंस करता है। तो चैडविक की वजह से हमें न्यूट्रॉन के बारे में पता चला। तो हमें एटम का जो फुल फ्लैज जो उसकी स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता चला कि जो एटम होता है वो टू नहीं, वो थ्री पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे वो एटम के जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, हमने पहले भी देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं मैं आपको बताऊंगी। ये है न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास एक टर्म है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमने स्टार्टिंग से देखा कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है।
जबकि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, बोथ चार्ज प्रेजेंट इन एटम, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि उसमें ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा तभी हो सकता है जब उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हो उतने ही अगर उसके पास प्रोटॉन हो। इसका क्या मतलब है? एटम के पास जितना नेगेटिव चार्ज होगा अगर उतना ही उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी वो क्या हो पाएगा? न्यूट्रल। तो एक बात तो क्लियर है कि एटम न्यूट्रल तभी होता है जब एटम न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या जितना उसके पास नेगेटिव चार्ज है उतने ही उसके पास प्रोटॉन है, मींस उतना ही उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। तो एटॉमिक जो नंबर है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर को हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और हम इसे क्या बोल सकते हैं? क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो हम एटॉमिक नंबर को क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कोई एलिमेंट है, सपोज कर लीजिए सोडियम है, अगर इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो उसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? तो उसके पास प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। यस, जितना प्रोटॉन का नंबर होता है उतना ही नंबर इलेक्ट्रॉन का भी होता है। एटॉमिक नंबर को हम जेड के साथ भी डिनोट करते हैं। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो है मास नंबर। मास नंबर जो है उसे हम ए के साथ डिनोट करते हैं। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है न्यूक्लियस के ऊपर अगर हम नजर डालें तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो यस, यही तो मास नंबर होता है। मींस हम इसे कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन में न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं, मतलब इन दोनों का नंबर हम अगर ऐड कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं? मास नंबर। मास नंबर को हम ए से लिखते हैं। अगर हम किसी एलिमेंट के ऊपर उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर लिखें तो हम उसे कैसे लिखेंगे? सपोज कर लो मैं एक्स को कोई भी एलिमेंट आप मान लीजिए, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे लिखा जाता है और इसका जो मास नंबर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे मैं कोई एग्जांपल आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल एलिमेंट सोडियम, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 11, और इसका जो मास नंबर है वो होता है 23। तो ये इसका मास नंबर है। मास नंबर मीन उसका प्रोटॉन का नंबर एंड उसके न्यूट्रॉन का नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11, और इसके पास कितने प्रोटॉन है? 11। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? यस, हम अगर न्यूट्रॉन का नंबर जानेंगे तो वो कैसे जान सकेंगे? तो ये 23 जो है ये क्या है? प्रोटॉन का नंबर है और न्यूट्रॉन का नंबर है। प्रोटॉन का नंबर हमें मालूम है 11। अगर हम इसमें से 11 माइनस कर दें तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा? प्रोटॉन का नंबर, सॉरी न्यूट्रॉन का नंबर। तो हमारे पास 12 जो है न्यूट्रॉन है। तो ऐसे हम किसी भी एलिमेंट का न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का नंबर बता सकते हैं इन टर्म से। मास नंबर, एटॉमिक नंबर आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। अब हम बोहर्स मॉडल करेंगे एटम का। बोहर्स ने अपना मॉडल दिया था रदरफोर्ड मॉडल के बाद, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ लिमिटेशंस थी। वो क्या थी? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि एटम में के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं,
और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। हमने ये रदरफोर्ड मॉडल में देखा। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल पे एक क्वेश्चन जो बोहर ने उठाया वो क्या था, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें जो एटम की स्टेबिलिटी थी वो कंफर्म नहीं हो रही थी, वो डिफाइन वो नहीं कर पा रहा था। इस मॉडल में क्या लिमिटेशन थी, अगर कोई भी चार्ज्ड बॉडी, सपोज कर लीजिए हमारा न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्व करते हैं, अगर कोई चार्ज्ड बॉडी इसके अराउंड रिवॉल्व होती है तो क्या होगा। सपोज कर लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो जब वो चार्ज्ड है, वी ऑल नो इलेक्ट्रॉन इज चार्ज्ड, जब वो उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा तो देन एनी चार्ज्ड बॉडी रिवॉल्व अराउंड अनदर चार्ज्ड बॉडी, देन दे एमिट रेडिएशन और देन दे एमिट एनर्जी। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूमेगा तो वो क्या करेगा, अपनी जो एनर्जी है उसे लॉस कर देगा। जब वो घूमता रहेगा तो उसकी जो एनर्जी है वो लगातार लॉस होती जाएगी। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इतनी लॉस हो जाएगी और वो न्यूक्लियस की तरफ खींचा चला जाएगा और कुछ देर बाद वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो एटम का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता हमें दिखेगा। तो यहाँ पे जो रदरफोर्ड के सामने जो क्वेश्चन हुआ इन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वो इसको डिफाइन नहीं कर पाया। इसको डिफाइन करने के लिए बोहर्स ने अपना एक मॉडल दिया, बोहर्स मॉडल। बोहर ने क्या मॉडल दिया अपना एटम के बारे में, उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते तो हैं लेकिन वो एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, उनका जो पाथ है वो फिक्स्ड है, स्टेशनरी है। फिक्स्ड पाथ जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वो अपनी जो एनर्जी है उसे रेडिएट नहीं करता। ये किसने बताया हमें, बोहर ने। बोहर ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व होते हैं। फिक्स्ड पाथ में जब वो रहते हैं तो वो अपनी जो एनर्जी है वो उसे लॉस नहीं करेंगे, नो एनर्जी लॉस। जब वो एनर्जी लॉस नहीं करेंगे तो वो उसी पाथ में रिवॉल्व करते रहेंगे। और उसका फर्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यही था, फिक्स्ड पाथ, और उसने उस पाथ को शेल का नाम दिया। इसे हम शेल भी कहते हैं बोहर्स के मॉडल के अकॉर्डिंग, और इसे हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसे शेल और ऑर्बिट भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन इस शेल में और इस ऑर्बिट में मींस फिक्स्ड पाथ में जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या है, अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेंगे। अगर वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेंगे तो वो कॉन्स्टेंटली इसमें घूमते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू बोहर, उसने एक बात और बोली कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल से किसी नेक्स्ट शेल में जाता है तो वो एनर्जी को या गेन करेगा या लॉस करेगा। सपोज कर लीजिए जो ये शेल है, शेल का जो एनर्जी लेवल है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। मींस एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी लेवल ऑफ शेल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइज की। मींस ये जो शेल आपको दिखाई दे रहा है इसका जो साइज है वो क्या है, इस शेल से कम है। मींस अगर इसका साइज कम है तो इसकी एनर्जी भी कम होगी। अगर हम इस शेल को देखें तो हम क्या देखेंगे, इस शेल का जो साइज है वो इस शेल से ज्यादा है तो इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी। मींस इसकी लोएस्ट एनर्जी होगी, और जैसे जैसे हम बाहर को मूव करते जाएंगे तो शेल्स की जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, हाईएस्ट होती जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन को लोएस्ट से हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर इस इलेक्ट्रॉन को जहाँ पे शिफ्ट होना है
सपोज करिए अगर ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। जब उसकी एनर्जी यहाँ उसने गेन कर ली और उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई तो वो अपना शेल छोड़कर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हाईएस्ट एनर्जी शेल में। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हाईएस्ट से लोएस्ट एनर्जी शेल में आना है तो वो क्या करेगा, तो वो अपनी एनर्जी को बाहर छोड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी है वो लो हो जाएगी और वो कहाँ पे आ जाएगा, लोएस्ट एनर्जी शेल में। ये भी हमें बोहर्स मॉडल ने बताया। सेकंड जो पॉइंट के बाद अब हम देखेंगे, उसने इन शेल को कुछ नाम दिया। सपोज कर लीजिए उसने फर्स्ट शेल को के से डिनोट किया, के एल एम और एन, और हम इनको 1 2 3 4 से भी लिख सकते हैं। इन शेल को हम 1 2 3 4 के एल एम एन से भी लिख सकते हैं बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग। तो बोहर ने यहाँ पे उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो क्या था, बोहर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था, उसने यहाँ पे एटम की जो स्टेबिलिटी है उसकी बात की, जो बिल्कुल करेक्ट थी। लेकिन रदरफोर्ड को उसकी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं पता चला, जिस वजह से रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसकी ये एक लिमिटेशन बन गई, जिसको किसने दूर किया, बोहर्स ने दूर किया। तो हमने इस टॉपिक में क्या देखा, एटम की जो स्ट्रक्चर है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से जुड़कर बनी है, और हमने देखा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर किन किन साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल दिए।